जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बादल के फटने पर। आपने अभी हाल ही में खबरों में सुना होगा कि बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है। तो बादल का फटना क्या होता है, देखें। ये भारत है, आप सभी को पता है। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में और इस उत्तरी भारत क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 117.7 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इस आंकड़े को दिमाग में रखें कि आप देखें कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, इस पूरे भारत की हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितना होता है, 117.7 सेंटीमीटर। लेकिन हर क्षेत्र में बारिश की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर आप थार राजस्थान पर थार मरुस्थल जाएंगे तो यहाँ बारिश की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये अलग चीज है। तो बादल का फटना और सामान्य वर्षा में क्या अंतर होता है, हम इस पे बात करते हैं। अभी जो वर्षा हो रही है ये सामान्य है हम लोगों के लिए, लेकिन यदि मान के चलो ये क्लाउड है, ये एक बादल है, इस बादल के अंदर जो नमी है ये नमी है, और मान लीजिए यहां पर इसको कोई पर्वत मिल जाए, ये बादल इस छोर से आ रहे हैं, और यदि यहां पर इसको कोई पर्वत मिल जाए, अवरोध मिल गया, तो इस बादल से इस अवरोध से टकराकर यदि ये बादल की पूरी नमी किसी एक स्थान पर अचानक से बरस जाए तो इसी घटना को हम कहते हैं बादल का फटना। यानी कि एक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का इलाका, ध्यान रखें इसको भी, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका होता है, मान लीजिए एक क्षेत्र है 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का, यदि इस 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इन बादलों ने एक घंटे में 100 मिलीमीटर वर्षा कर दी है। कितने मिलीमीटर? 100। कितने घंटे में? 1 मिलीमीटर 1 घंटे में। तो ये चीज, इस आंकड़े को भी आप दिमाग में रखें कि बादल के फटने की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि यदि किसी एक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा पर आवर हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, तो इस घटना को कहते हैं बादल का फटना। यदि आप इसे इंच में देखेंगे तो 3.94 इंच वर्षा 1 घंटे में अगर आपके क्षेत्र में हो जाती है तो इसको हम कहते हैं बादल का फटना। दोस्तों, ये बहुत विकट स्थिति है। इतनी वर्षा होने के बाद उस क्षेत्र में बाढ़ के हालात निर्मित हो जाते हैं। अब सवाल यह है, इन आंकड़ों को आप ध्यान रखें। अब सवाल यह है कि बादल क्यों फटते हैं और भारत में किस क्षेत्र में बादल ज्यादा फटते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, भारत में जुलाई और अगस्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो कहता है कि भारत में जुलाई और अगस्त, इन 2 माह में, ध्यान रखें महीने आपको याद रखने हैं, जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में भारत में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। अब सवाल यह है कि इन्हीं 2 महीनों में भारत में बादल ज्यादा क्यों फटते हैं, तो उसको समझते हैं। आप सभी को एक चीज पता है कि भारत में जो मानसून का समय है वो जून से सितंबर तक बेसिकली होता है, कि इस टाइम भारत में वर्षा होती है उत्तरी गोलार्ध में मूल रूप से। तो जुलाई और अगस्त के माह में जो भारतीय मानसून है ये आगे की ओर बढ़ता जाता है। मानसून पर हम कभी और चर्चा करेंगे, आज हम बादल के फटने पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो अब ये आगे की ओर बढ़ता है, जून जुलाई में भारत में मानसून तीव्र गति से आता है, और आगे जब ये पर्वतों से टकराता है तो इस टाइम पर भारत में जुलाई अगस्त में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो ये ध्यान रखें। अब तीसरा, कि भारत के किस क्षेत्र में बादल सर्वाधिक मात्रा में फटते हैं, क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्षेत्र पे आता हूं, ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ये बेसिकली कहलाता है शिवालिक हिमालय। ध्यान रखें, शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है। इसके आप ऊपर चलें तो यहां पर इस श्रेणी को हम कहते हैं मध्य श्रेणी। मध्य श्रेणी के नाम से हम बुलाते हैं, इधर आगे तक जाती है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे पास ये हो जाता है ग्रेट हिमालय, या इसी को हम महान हिमालय या बृहद हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और अब आप जब इधर जाएंगे तो ये तिब्बत हिमालय के नाम से हम इसको बुलाते हैं, ट्रांस या तिब्बत हिमालय। तो ये हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। सबसे नीचे शिवालिक है, बेसिकली पंजाब से है, और ये गिरिपद क्षेत्र है। गिरिपद का मतलब होता है पर्वतों के निचले हिस्से पर मौजूद। गिरि का मतलब पर्वत और पद का मतलब निचला हिस्सा। इसके बाद ये मध्य श्रेणी। अब देखें कि वर्षा इन चारों क्षेत्रों में कहां पर ज्यादा होती है, बादल ज्यादा कहां फटते हैं। तो देखें, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है
इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 600 मीटर से 1500 मीटर तक ऊंचा है। 600 से 1500 मीटर ये वाला हिस्सा। अब मध्य श्रेणी की तरफ आप जाएंगे तो मध्य श्रेणी की ऊंचाई 1500 से 6000 मीटर के बीच है लगभग। अब आगे चलें तो ये वृहद हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। तो अब देखें क्या होता है कि जैसे जैसे हम इधर की ओर जा रहे हैं तो पर्वत की ऊंचाई में अंतर आ रहा है। आगे जाने के बाद ऊंचाई बढ़ रही है और सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है आपका? ग्रेट हिमालय। तो जब बादल जाएंगे तो सीधी सी बात है कि शिवालिक हिमालय इसको नहीं रोक पाएगा, इसकी हाइट कम है, अवरोध कम उत्पन्न करेगा। आगे चलें तो इसकी ऊंचाई भी उतनी ज्यादा नहीं है अपेक्षा किसकी? ग्रेट हिमालय की। तो यहां भी उतनी मात्रा में बादल नहीं रुक पाएंगे। लेकिन जब ये आगे पहुंचेगा तो ग्रेट हिमालय इधर से आने वाले बादलों को रोकेगा और यहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी। तो ये जो ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र है यहां पर सर्वाधिक मात्रा में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। ये तो बात हो गई पर्वत के आधार पर। लेकिन अगर हम राज्य के आधार पर बात करें तो कहां पर ज्यादा बादल फटते हैं इसको देखते हैं। देखिए ये जो ग्रेट हिमालय आपको दिखाई दे रहा है ये कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर ये इधर तक जाता है, नेपाल आखिरी तक। तो सबसे पहले देखें जम्मू कश्मीर, यहां पर भी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अभी एक हफ्ता पहले यहां पर बादल फटे हैं। इसके बाद आ जाए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, यहां पर भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं। हाल ही में बादल फटे हैं और लैंडस्लाइडिंग की घटना यहां पर हमने देखी है। इसके बाद उत्तराखंड। ये 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि इस पूरे पूर्वोत्तर में बादल फटता है, लेकिन ये 3 स्टेट। यदि आपको परीक्षा में आए कि किस राज्य में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, अगर एक राज्य आपको लगाना पड़े तो उत्तराखंड। आपको याद होगा 2012 की त्रासदी, और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में बादल फटने की घटनाएं आए दिन होते रहती हैं। और अगर हम याद करें तो फरवरी 2021 में इसी वर्ष उत्तराखंड क्षेत्र में बादल फटे और इस क्षेत्र में ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, ये 3 नदियों में भयानक बाढ़ आई। ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा में। और इस बाढ़ ने इस क्षेत्र में काफी जानमाल का नुकसान किया। और जो ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हाल ही में भी बाढ़ आई है। और ध्यान रखें तो ये राज्य आपको हो जाने चाहिए याद कि इस क्षेत्र में बादल फटते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं कि बादल फटने के कारण क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले बादल फटने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, बादल फटने के कारण कोई एक कारण नहीं है, बादल फटने के बहुत सारे कारण हैं। तो पहले कारण पे चलते हैं कि भारत में बादल क्यों फटते हैं। तो भारत की मानसूनी शाखाएं, तो ये मानसूनी शाखाएं जो होती हैं इनके कारण भी बादल फटते हैं। अब ये कैसे मानसूनी शाखाओं से बादल फटते हैं इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा किन किन राज्यों में ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हमने देखी अभी? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और इसके साथ जम्मू कश्मीर में। हालांकि सारे क्षेत्रों में होते हैं। हाँ, दक्षिण भारत में भी बादल फटते हैं। आपको याद होगा केरला की बाढ़। तो ऐसा नहीं कि केवल उत्तर में बादल फटेंगे। अब हम देखें कि मानसूनी शाखाएं कैसे भारत में बादल फटने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो देखते हैं। दरअसल जून से सितंबर तक भारत में मानसून होता है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। तो ये जो भारत आप देख रहे हैं ये भारत का क्षेत्र। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय, देखें प्रायद्वीपीय आकृति क्या होती है, एक लाइन में इसको समझ लें। यदि कोई स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग है, 3 ओर से पानी से घिरा हो तो इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो भारत का दक्षिणी भाग है ये 3 ओर से पानी से घिरा है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और ये समझ आ गया होगा कि इसको हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। तो देखें, भारत में ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर जाती है और 21 जून को बिल्कुल सूर्य इस पर लंबवत चमकता है। और भारत सभी को पता है कौन से गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर। तो उत्तरी गोलार्ध में इस दिन इसलिए बड़ा दिन होता है, इस पर कभी हम चर्चा करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी हम बादल के फटने पर आते हैं। तो भारत में मानसून हिंद महासागर से जाता है और भारत की आकृति चूंकि प्रायद्वीपीय है
तो भारत का मानसून इस वजह से सीधे नहीं जाता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। जैसे इधर से मानसून पहुंचा तो कुछ मानसूनी शाखाएं यहां से प्रवेश करती हैं, बेसिकली 3 शाखाएं यहां से प्रवेश करती हैं। अब ये भारत की दक्षिण दिशा, ये भारत की पश्चिम दिशा, इसलिए इधर से जाने वाले मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या अरब सागर का मानसून। और ये जो पूर्वी भाग है, ये सभी को ज्ञात होगा कि ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। तो भारत में मानसून 2 तरीके से प्रवेश करता है। अब यहां से जब जाता है तो यहां से केरल की शाखा जाती है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहां से नर्मदा ताप्ती की शाखा या मुंबई की शाखा, और तीसरी सौराष्ट्र की शाखा होती है। तो देखें, अब यहां पर है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? चलें, तो ये पश्चिमी घाट है। तो यहां से शाखाएं प्रवेश करके वर्षा करती हैं। ध्यान रखें, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट क्या है? ये जो दक्कन का पठार है, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे जब वीडियो डेली होंगे। तो इसका भ्रंश कगार है। अब भ्रंश कगार क्या होते हैं, इस पे आगे बात करेंगे। तो ये पश्चिमी घाट पे टकरा के ये शाखा कुछ वर्षा करती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि कभी कभी केरल में और यहाँ पर महाबलेश्वर में बादल फटने की घटनाएं हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये शाखाएं आगे प्रवेश करती हैं, और ये यहाँ पर अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत देखें, ये अरावली पर्वत है और ये मानसून की शाखा प्रवेश कर रही है। तो अरावली पर्वत मानसून की शाखा के समानांतर है, ये अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। अगर ऐसे होता तो ये मानसून की शाखा को रोकता और यहां वर्षा होती। उस कंडीशन में इस क्षेत्र में थार जैसा जो मरुस्थल है वो इतना विस्तारित नहीं होता, लेकिन अरावली पर्वत मानसून को रोक नहीं पाता है। तो अब ये शाखाएं आगे चलती हैं और ये हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचती हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड क्षेत्र में। वैसे ही क्या होता है कि इस क्षेत्र में यहां से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो प्रवेश करती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी है, यहां से गई, और ये मेघालय राज्य है। और यहां पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं, आपने सुना होगा, जयंतिया, खासी और गारो। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां यहां पर हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां से प्रवेश करती है, तो इन तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर ये फंस जाती है और यहाँ पर इसकी सारी नमी वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। इसी वजह से चेरापूंजी, नॉट माशिन राम, चेरापूंजी वर्तमान में पुनः दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो गया है। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ये 11,777 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखें, 11,777 सेंटीमीटर चेरापूंजी की वार्षिक वर्षा होती है। भारत की वार्षिक वर्षा के बारे में मैंने कहा था कितने सेंटीमीटर होती है, 117.7 सेंटीमीटर ये भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। अब देखें तो फिर ये शाखा आगे बढ़ती हैं और ये यहाँ पर पहुँचती हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद में फिर ये यहाँ पर मध्य श्रेणी के बाद ये वृहद श्रेणी से टकराती हैं, ग्रेट हिमालय से टकरा के इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा करती हैं। तो देखें, अब यहां से अरब सागर की शाखा, यहां से बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब ये दोनों शाखाएं आपस में टकराएंगी तो दोनों की नमी जब एक साथ क्लाउड में यहां पर बादल बनेगा, और एक ही बादल में जब दोनों शाखाओं की नमी हो जाएगी तो इसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, और नमी ज्यादा होगी तो इस क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो ये पहला कारण मानसूनी शाखाएं। दूसरे कारण पे आते हैं, तो दूसरा कारण होता है तापमान। इसकी वजह से भी बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब तापमान की वजह से बादल फटने की घटनाएं कैसे ज्यादा होती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि उत्तराखंड क्षेत्र में चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में आप चले जाएं तो ये हिमालय पर है, बर्फ जमा होती है इस क्षेत्र में। अब जैसे ही इस क्षेत्र में तापमान बढ़ता है, और तापमान कैसे बढ़ता है, अभी मैंने कहा था कि 21 जून को सूर्य भारत के बीचों बीच लंबवत चमकता है, तो जून के आसपास इस क्षेत्र में गर्मी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी। पहली चीज कि इस हिमालयी क्षेत्र में जो बर्फ जमा है तो ये बर्फ पिघलने लगती है, बर्फ पिघलती है तो पानी निकलता है, और फिर तापमान की वजह से वाष्पीकरण की दर ज्यादा होने लगती है। और सोचिए कि जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ये वाष्प वायुमंडल में पहुंचेगी ऊपर, और ऊपर जाने पर ध्यान रखें हम धरातल पर हैं, यहां से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे
तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अभी क्यों कम होता है आगे हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाती तापमान कम होगा। तो जब ये बादलों तक पहुंचती है वाष्प, तापमान कम होता है, तो इसमें संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन यानी कि जलवाष्प का वर्षा की बूंदों के रूप में बदलना, कंडेंसेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब नमी ज़्यादा हो जाएगी, संघनन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वजह से यहाँ पर बादल में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नमी नीचे आ जाती है। तो इसी को हम वर्षा कहते हैं। तो तापमान जितना ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण भी उतना ज़्यादा होगा और वर्षा की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात क्या होता है, ध्यान रखें कि हमारे जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, इनमें लगभग 6% तक, ये 2% तक मिनिमम, ये छोटे छोटे बर्फ के कण भी घूमते होते हैं ऊंचे क्षेत्रों में बेसिकली, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान कम हो रहा है ना। तो तापमान कम होने की वजह से क्लाउड्स में जो नमी है वो बर्फ में भी कन्वर्ट हो जाती है, ओले उसी से तो आते हैं। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो मान के चलो ये बादल है, इसमें जो बर्फ के कण मौजूद हैं, तापमान बढ़ने के बाद ये पिघल जाएंगे और पिघलेंगे तो ये बादल की नमी के साथ में अचानक से कहां आ जाएंगे, नीचे। जैसे ही तापमान बढ़ा, बर्फ पिघल गई और पूरा पानी नीचे आ गया। तो इसको हम कहते हैं बादल का फटना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताता हूं कि आप उत्तराखंड जब जाएंगे तो यहां पर टिहरी बांध है, 261 मीटर के आसपास ऊंचा है। ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, भागीरथी और भिलंगना इसके संगम पर बना है। एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील हमने बना दिया है। तो जैसे ही क्या हुआ कि इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो टिहरी बांध है इसका जल वाष्प बन के ऊपर जाता है। वाष्प बन के ऊपर जाने के बाद इस क्षेत्र में बादलों में नमी ज़्यादा हो जाती है, फिर से वर्षा की घटनाएं घटने लगती हैं। इसके अलावा तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण होता है सापेक्षिक आर्द्रता। ध्यान रखें, सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हवा अभी बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब 30 डिग्री सेल्सियस है मतलब हवा में कुछ मात्रा में अभी नमी है, पूरी नमी नहीं है। अगर पूरी नमी होती तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता। कुछ मात्रा में अभी नमी है, लेकिन क्या इस कमरे की वायु में भी पूरी तरह नमी हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी? नहीं। तो मान लीजिए इस कमरे में जो वायु है उसमें अभी 40% नमी है, यानी कि 60% नमी अभी वो और एब्जॉर्ब कर सकती है। यही सापेक्षिक आर्द्रता है। मतलब किसी क्षेत्र के निश्चित तापमान पर, ध्यान रखें, निश्चित तापमान पर वायु में वर्तमान में जितनी नमी है और इसी टेम्परेचर को और जितनी नमी को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसी का जो अनुपात है यह सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। और ध्यान रखें, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी तो क्या वायु और नमी को एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं। कोई भी चीज तो 100% होती है। तब ये वायु संतृप्त हो जाती है और इसी को कहा जाता है संतृप्त वायु, और तब ये वर्षा होती है। तो ध्यान रखें, सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो गई? एक निश्चित तापमान पर किसी क्षेत्र की वायु में उपस्थित नमी की मात्रा और उसी तापमान पर और नमी ग्रहण करने की जो अनुपात है उसको सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और इस सिंबल से आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम काय में दर्शाते हैं? प्रतिशत में। तो ध्यान रखें, दैट इज सापेक्षिक आर्द्रता। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है कि सापेक्षिक आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी बादल फटने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। चौथा कारण होता है अवरोध। अवरोध अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि शिवालिक हिमालय कम ऊंचा है, मध्य हिमालय उससे कम ऊंचा है, ग्रेट हिमालय अधिक ऊंचा है, और हमने देखा कि ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में ही ज्यादा वर्षा होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि इस क्षेत्र में जहां पर ज्यादा अवरोध होंगे, लाइक जैसे बादल आ रहे हैं, और जहां पर बहुत ऊंचे पर्वत होंगे, तो वहां पर इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावनाएं या बादल फटने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसके अलावा अगले पार्ट पे देखते हैं कि बादल फटने का और भी क्या रीजन होते हैं। बादल फटने का एक और रीजन होता है पवनाभिमुख क्षेत्र। पवनाभिमुख क्षेत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पवन धन अभिमुख होगा। तो पवनाभिमुख क्षेत्र क्या होते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये पश्चिमी घाट पे यहां पर ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं,
कौन सी पहाड़ियां? महाबलेश्वर। ध्यान रखें। अब ये इस क्षेत्र में ऐसे मानसून प्रवेश किया, ठीक। तो अब देखें, ये पर्वत का ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है। मानसून ने प्रवेश किया तो अब वो ए क्षेत्र से टकराएगा कि बी क्षेत्र से? ए क्षेत्र से टकराएगा। और ए क्षेत्र से जैसे ही यहां मानसून टकराएगा तो हवा उठ के कहां जाएगी? ऊपर की ओर। और मैंने अभी कहा कि आप यहां पर हैं, यहां से हम जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये जो मानसून ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद तापमान कम हुआ, तापमान कम होने की वजह से इसकी नमी बादलों में जल के रूप में परिवर्तित हो गई और बारिश करेगी। तो पवन अभिमुख क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है और ये जो क्षेत्र कहलाता है पवन विमुख क्षेत्र कहलाता है। विमुख मतलब ये पवन के मुंह दिशा की तरफ इसका मुंह नहीं है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात और आपको ध्यान रखनी है कि पवन अभिमुख क्षेत्र में बादल फटने की संभावना या बारिश की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां पर महाबलेश्वर है ए क्षेत्र में, पवन अभिमुख क्षेत्र में। यहां पर पुणे है, ये पवन विमुख क्षेत्र में। दोनों एक ही हाइट पर हैं, दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर हैं, लेकिन महाबलेश्वर में औसत वार्षिक वर्षा जहां 700 सेंटीमीटर तक होती है, पुणे में वर्षा मात्र 70 सेंटीमीटर तक होती है। और ऐसा क्यों होता है? समझ आ गया? पवन अभिमुख क्षेत्र और पवन विमुख क्षेत्र में होने के कारण। तो अब बड़ा सिंपल सा है कि जो क्षेत्र पवन अभिमुख क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में बादल फटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आ गई बात समझ में? तो ये बादल के फटने के कारण होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि बादल फटने के कारण और क्या क्या नुकसान हमको हो सकते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं, हम अब उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक रिसर्च हाल ही में आया है IMO का। देखें, IMO। अब ये IMO क्या है, थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो विश्व मौसम संगठन। थोड़ा सा इस पर नजर डालना बहुत आवश्यक है। विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन ने रिसर्च में कहा 2021 में कि आने वाले 5 वर्षों में, यानी कि 2021 से 2026 के बीच कोई एक वर्ष ऐसा होगा जो सबसे गर्म वर्ष रहेगा अभी तक का। ध्यान रखें, अभी तक का सबसे गर्म वर्ष 2016 को माना गया है, तो इनमें से किसी एक वर्ष गर्म वर्ष होगा। और ये कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा होगा और आगे 40% तक बादल फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। 40% तक आगे बादल फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं और ये खतरा दक्षिण एशिया में कुछ ज़्यादा ही है। और ये सब हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। ये अंदेशा किसने बताया? विश्व मौसम संगठन ने। थोड़ी सी चर्चा हम इस संगठन के बारे में भी कर लेते हैं। देखें, विश्व मौसम संगठन जो है, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। दोस्तों ये ईयर याद रखें, 23 मार्च 1950 को। ध्यान दें, ये जो 23 मार्च है इसका भी बड़ा महत्व है। 23 मार्च 1950 को चूंकि विश्व मौसम संगठन बना है, ये मौसम पर रिसर्च करता है, मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है, इसी वजह से 23 मार्च को ही हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम कब मना रहे हैं? 23 मार्च को। और क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इसी दिन विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई। इसके मुख्यालय पर आते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सभी को दिमाग में रखना है। क्या भारत इस संगठन का हिस्सा है? डेफिनेटली, क्योंकि भारत वैसे ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है, तो इसी वजह से हम इसका हिस्सा भी हैं। और इसमें वर्तमान में 192 देश हैं, 192 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। और हाँ, भारत भी इसका हिस्सा है। दूसरी बात कि क्या ये IMO किसी के लिए काम करता है या किसी के नियंत्रण में काम करता है? तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में हर तरीके के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, आपदाओं से संबंधित हो, प्रवासियों से संबंधित हो, हर तरीके के काम करता है। तो UNO की अनुषंगी संस्था के रूप में ये वर्तमान में काम कर रहा है। तो ये चीज़ें, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। विश्व मौसम संगठन के बारे में मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। स्थापना आपको पता चल गई कि स्थापना कब हुई?
23 मार्च 1950 को। थोड़ी सी बात यहाँ पर मौसम संगठन की छिड़ी गई तो एक लाइन में देख लें, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ये क्या करेगा, नाम से स्पष्ट है, ये भी भारत में मौसम पर रिसर्च करेगा और हमारे लिए डाटा एकत्रित करके कार्य करेगा। तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन जो है ये सन 1875 में बना और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और धनंजय मोहपात्रा जी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखें, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कब बना है, 1875 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या बादल का फटना प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल है, बादल का फटना प्राकृतिक आपदा है और ये चरम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। तो चरम प्राकृतिक आपदा क्या होती है, एक लाइन में देखें। जैसे बादल फट रहे हैं, ये पहले से ज्ञात नहीं है हमको। वैज्ञानिक भूकंप आने वाला है इसकी चेतावनी दे देते हैं, सुनामी की दे देते हैं, चक्रवात की सटीक जानकारी हम लोग दे रहे हैं, वर्षा कब होगी इसकी भी जानकारी हम लोग आजकल लगा ले रहे हैं। लेकिन किसी क्षेत्र में बादल फटेगा इसकी जानकारी नहीं होती है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी आपदा अचानक से घटती है, अप्रत्याशित रूप से, और इससे रिहायशी इलाकों में जहां पे मानव जीव जंतु का वास है अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो इसको हम चरम आपदा कहते हैं। जैसे मान के चलें कि आज किसी महानगरीय क्षेत्र में, जैसे मुंबई में हुआ था, अगर इस क्षेत्र में अचानक से बादलों से वर्षा हुई, अचानक से अप्रत्याशित वर्षा, 1 घंटे में कितने मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, तो इस क्षेत्र में जनधन की हानि अत्यधिक होगी, अप्रत्याशित रूप से हुई है, रिहायशी इलाकों में हुई है, इसको हम चरम आपदा के नाम से जानते हैं। अब इससे क्या नुकसान होंगे, नाम देखें। अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ ढह गया है, रोड ब्लॉक हो गया है। तो सबसे पहले भूस्खलन इससे होता है, ध्यान रखेंगे, भूस्खलन। देखें, भूस्खलन से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, वनस्पतियाँ मर जाती हैं भूस्खलन के माध्यम से, जीव जंतु मरते हैं, ठीक है, रोड ब्लॉक होता है, पूरा इकोनॉमी पे असर पड़ता है। लेकिन इससे एक छोटा सा फायदा भी होता है कि नई मृदा का निर्माण होने लगता है। दूसरा, इसके अलावा बाढ़ आती हैं बादलों के फटने से। आप देख ही रहे हैं इस समय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हालात क्या हैं, बिहार के हालात क्या हैं बादल फटने की वजह से। इसके अलावा कीचड़ या मड फ्लेविंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लैंड केविंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो और भी कुछ नुकसान बादल के फटने के होते हैं। अब आते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ बादल के फटने से संबंधित। तो ध्यान रखें कि बादल के फटने की पहले चेतावनी के लिए अब हमारे वैज्ञानिक निरंतर काम कर रहे हैं और इसके लिए मौसम वैज्ञानिक मौसम उपग्रह को छोड़ रहे हैं और उसके माध्यम से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहले पूर्व चेतावनी देके हम जनधन को रोका जा सके, जनधन की हानि को रोका जा सके। अब आते हैं बादलों के फटने से संबंधित कुछ प्रश्नों की तरफ। अगर आप वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्या क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 117.7 सेंटीमीटर लगभग भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमने बात की चेरापूंजी, 11,777 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद हम वनडे एग्जाम की तरफ अगर जाएंगे तो फिर हाँ, ये जो वर्षा को नापा जाता है ये रेन गेज से नापा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो रेन गेज वर्षा को मापने का मीटर भी है, पैमाना है। नेक्स्ट, इसके बाद इससे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, जुलाई अगस्त में होती है। क्यों होती है, मानसून की वजह से, हमने अभी बात की। फिर हमको अगर पूछ लिया कि किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय में, हमने आपको बताया था अभी। तो उत्तराखंड क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा बादल के फटने की घटनाएं होती हैं, ये भी हमको दिमाग में है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से। पंडित झागुराम छेमित्र उसकी ट्रिक है, आप देख लेंगे उसको। इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब बना, 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च 1950 को। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कब बना, सन 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये वनडे एग्जाम्स के लिए हो गए। यदि आप पीएससी परीक्षाओं पर फोकस कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की हो, या अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस लिख रहे हो, तो इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उस पर एक नज़र डालते हैं। देखें, उस पर 3 नंबर के प्रश्न क्या बन सकते हैं, जिनको 10 शब्दों में आपको लिखना होता है, वो देखें। सबसे पहले सापेक्षिक आर्द्रता पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो इसको आप लोग वीडियो देखकर नोट्स बनाकर समझ सकते हैं कि किसी
क्षेत्र में निश्चित ताप पर वायु में जितनी नमी होती है और जितनी नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता का अनुपात जो है उस सापेक्षिक आर्द्रता परसेंटेज में मापते हैं। इसके अलावा विश्व मौसम संगठन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान संगठन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा चेरापूंजी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मानसून चैनलिंग क्या होती है। तो मानसून चैनलिंग क्या होती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई आगे जैसे 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 मानसून बढ़ता जाता है और इधर पहुंचता है तो ये मानसून चैनलिंग कहलाती है। अरावली पर्वत 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये 3-3 नंबर के कुछ प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा 5 नंबर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? 5 नंबर में पूछा जा सकता है बादल के फटने के कारणों को समझाइए। तो मैंने आपको अभी समझाया कि तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, अवरोध का होना, तापमान का बढ़ना इत्यादि। दूसरी बात 11 नंबर में पूछा जा सकता है बादल का फटना क्या है, इसके कारणों सहित इसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो परिणाम आपने देखे, लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंड कैविंग होती है, इसके अलावा मड फ्लोविंग होती है, बाढ़ आ जाते हैं, वनस्पतियों का नुकसान होता है। तो ये एक टॉपिक वाइज आप क्रमबद्धता के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पसंद आया हो तो हम अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।